हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू टीच। तो आज हम करने वाले हैं आपका कानपुर यूनिवर्सिटी बीएड सेमेस्टर 2 पेपर नंबर 2 आप बोलिए या पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस जो आपका ग्रुप बी का पेपर आता है उसका आज हम लोग टोटल लास्ट ईयर का ये पेपर है 24-25 का टोटल 100 क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस एक पेडागोजी सब्जेक्ट है जिसके लिए मैंने जो 10 क्लासेस ली हैं पेडागोजी ऑफ स्पेशल क्लासेस, वो 10 क्लासेस कंप्लीटली हेल्पफुल हैं आपकी पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस जो आपका पेपर है। ठीक है, तो ऐसा मत समझा करिए क्योंकि कई लोग मुझे बार बार मैसेज करते हैं और मैं अपने हर वीडियो में बता रही हूँ कि पेडागोजी की जो 10 क्लासेस हैं वो सभी के लिए इक्वली बेनिफिशियल है बिकॉज वो कॉमन टॉपिक होते हैं। पेडागोजी का मतलब है कि आप उस सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे कैसे, तो जो उसके मेथड्स हैं जो और टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स है और जो थ्योरीज हैं वो सब कॉमन फॉर ऑल हैं। ठीक है, तो आपको यही बताना चाहूंगी कि यहाँ पर आपको पेडागोजी स्पेशल जो 10 क्लासेस हैं वो ज़रूर देखकर जानी है अपने एग्जाम के लिए। इसके अलावा चारों पेपर के लिए मैंने जो प्लेलिस्ट जो भी है आपका, जैसे एनवायरमेंटल की है वो प्लेलिस्ट पूरी देखेंगे, टेक्नोलॉजिकल की पूरी प्लेलिस्ट देखेंगे, और जो है पेडागोजी जो बायोलॉजिकल साइंस है इसका फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद और भी इसके एमसीक्यूज और जो पीवाईक्यूज हैं वो मैं चैनल पर अपलोड कर दूंगी, तो एग्जाम से पहले आप वो भी देख कर जाएंगे। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने बोलनी थी। अब इसके बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर किया करिए, उससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल कंटेंट बना सकूं। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये तो एक्सप्लेनेशन भी करेंगे और जो है चीज़ों को समझेंगे भी। जो लोग पीडीएफ फॉर्म में नोट्स को परचेज करना चाहते हैं वो learn2teachhub.com पे जाके नोट्स परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स मिलते हैं बहुत ही इजी और सिंपल लैंग्वेज में, प्लस आपको इजी नोट्स के सारे एमसीक्यूज मिल जाते हैं और प्लस 3 साल के पीवाईक्यूज मिल जाते हैं। फिर आपको अपने एग्जाम के लिए कुछ भी और बाहर से नहीं खरीदना है, और एक्सप्लेनेशन एंड ऑल ऑलरेडी मैं चैनल पर कर रही हूँ। ठीक है, तो जो लोग भी पेड नोट्स परचेज करना चाहते हैं वो learn2teachhub.com पे जाके विजिट करेंगे। बहुत ही सिंपल है, आप गूगल से ही लॉगिन कर सकते हैं, कोई पासवर्ड एंड ऑल बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। और अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो 7208053840 इस नंबर पर आप मैसेज करिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है रिगार्डिंग नोट्स। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर टीचिंग बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, अब देखिए लेक्चर मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, डिक्टेशन मेथड या नोट टेकिंग मेथड। तो हमने टीचिंग मेथड्स एंड ऑल की पूरी क्लास की हुई है, उसमें हमने समझा भी है कि हमें जो और टीचिंग कैसे करवानी है वो भी हमने समझा है कि बच्चे को आपको एक्टिव रखना है। ठीक है, और अगर बायोलॉजिकल साइंस की क्लास है, दिस मीन्स बायोलॉजी एक साइंस का सब्जेक्ट है, तो साइंस में सबसे ज्यादा अच्छा क्या रहेगा कि आप उसको एक्सपेरिमेंट करवाएं, प्रोजेक्ट दिखाएं, या अगर कुछ भी समझा रहे हैं तो डिमॉन्स्ट्रेशन करें। तो इन चार में आपका लेक्चर मेथड नहीं हो सकता, डिक्टेशन मेथड नहीं हो सकता, नोट टेकिंग मेथड नहीं हो सकता। प्रोजेक्ट मेथड इज द मेथड जो मोस्ट इफेक्टिव होगा कि बच्चे को आपको प्रोजेक्ट देंगे तो वो कुछ करके उस पे, जैसे कि फोटोसिंथेसिस का प्रोजेक्ट दे दिया, या कोई ऐसा आपने देखा ही होगा कि बच्चों को स्कूल में प्रोजेक्ट्स ही मिलते हैं किसी एक साइंस के टॉपिक पे, तो जब उसमें अपनी रिसर्च करते हैं उसके अकॉर्डिंग मॉडल बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं, तो उनको ज्यादा वो मोस्ट इफेक्टिवली चीजें समझ में आएंगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द प्राइमरी गोल ऑफ टीचिंग बायोलॉजिकल साइंस इज टू डेवलप। अब देखिए बायोलॉजिकल साइंस को पढ़ाने का प्राइमरी गोल क्या है? मेमोराइजेशन स्किल्स, प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, प्रमोट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेसेस, या फिर टीचिंग लैटिन नेम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब देखिए पहली बात ही, जैसा कि मैंने बताया हुआ है आपको क्लासेस में कि टीचिंग का कभी भी एम मेमोराइजेशन, रोट मेमोराइजेशन, रट्टा लगवाना नहीं है, आपको हमेशा बच्चे को एक्टिव रखना है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर मेडिकल एंट्रेंस, अब बताइए फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ फोर्थ में बच्चे जो हैं, फोर्थ फिफ्थ में, उनको मेडिकल एंट्रेंस की तो हम प्रिपरेशन नहीं कराते, इसलिए बायोलॉजिकल साइंस पढ़ा दें। ठीक है, अगेन जो है एग्जामिनेशन को सेंटर में नहीं रखना है, बच्चे की नॉलेज पे फोकस करना है, अंडरस्टैंडिंग पे। तो प्रमोट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेसेस, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगेन लैटिन नेम्स अगेन बताना है, टीच करना, उससे क्या मतलब है लैटिन नेम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप इज इन बायोलॉजिकल साइंस। अब माइक्रोस्कोप का बायोलॉजिकल साइंस में क्या यूज हो सकता है? ठीक है, टीचिंग हेल्प्स थ्योरेटिकल लर्निंग, लर्निंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एंड प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, या फिर स्पीड राइटिंग।
तो दिस इज अ वेरी कॉमन सेंस वाला आंसर है यहाँ पर, ऑप्शन सी हो जाता है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एंड प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि हम लोग जब बच्चों को सेल के बारे में बताते हैं तो आप वहां पर जाके अपने लैब में जाके माइक्रोस्कोप से सेल का ऑब्जर्वेशन कराते हैं, फंगाई पढ़ाते हैं, बैक्टीरिया पढ़ाते हैं, तो उसके लिए ब्रेड मोल्ड में माइक्रोस्कोप के थ्रू आप बच्चों को दिखाते हैं, या फिर जैसे अनियन की शेल में दिखाया जाता है, एक्टिविटी बच्चों को स्कूल में कराई जाती है। तो माइक्रोस्कोप मतलब ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, बच्चे जो सुन रहे हैं उसके बाद उसको देखेंगे, प्रैक्टिकल लर्निंग के थ्रू सीखेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑडियो विजुअल एड इन बायोलॉजिकल टीचिंग? तो ये भी हमने किया है अपना पेडागोजी वाली क्लास में, ऑडियो विजुअल एड्स, टेक्स्ट बुक, व्हाइट बोर्ड, एजुकेशनल वीडियोस ऑन फोटोसिंथेसिस या वर्बल एक्सप्लेनेशन। अब ऑडियो विजुअल, ऑडियो भी है मीन्स आवाज भी है, और विजुअल मीन्स विजुअल्स भी हैं, तो सिंपल आंसर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, एजुकेशनल वीडियोस ऑन फोटोसिंथेसिस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इन द कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टू टीचिंग बायोलॉजी द रोल ऑफ टीचर इज टू। देखिए कंस्ट्रक्टिव अप्रोच क्या अप्रोच होती है, जिसमें ये माना जाता है कि बच्चा अपने ज्ञान का को खुद ही कंस्ट्रक्ट करता है, हमें उसको मतलब बच्चा इज नॉट लाइक अ ब्लैंक स्लेट, ठीक है, खाली प्लेट की तरह नहीं है, कि स्लेट नहीं है कि उसमें हम कुछ भी आके लिख देंगे। उसके पास अब कुछ ना कुछ उसका अपना एक एबिलिटी होती है, जिसके बेसिस पर वो ऑब्जर्व करके और अपने लाइफ एक्सपीरियंस के थ्रू कंस्ट्रक्ट करता है, वो होता है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। अब इसमें डिक्टेशन कैसे कर सकते हैं? डिक्टेट फैक्ट्स अगेन आता है आपका कि आप उसको उसे आता नहीं है, हम उससे बता रहे हैं। पैसिव ऑब्जर्वर नहीं होता। फैसिलिटेट एंड गाइड स्टूडेंट डिस्कवरी। तो सिंस बच्चा कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, मीन्स अपना ज्ञान खुद कंस्ट्रक्ट करेगा, तो टीचर का रोल सिर्फ होता है उसको फैसिलिटेट करना, गाइड करना, उसकी डिस्कवरी के लिए गाइडिंग, ठीक है। कंडक्टिव टेंस फ्रीक्वेंटली अगेन ये नहीं होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग स्ट्रेटजीज इज बेस्ट फॉर फील्ड स्टडी इन बायोलॉजी? अब फील्ड स्टडी मीन्स आप किसी एक चीज के बारे में पढ़ा रहे हैं तो उसको फील्ड पे ले जाके, अब इसमें रोट लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, रेसिटेशन या पीयर टीचिंग। तो विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग स्टडी? तो फील्ड स्टडी के लिए आपको कैसी लर्निंग करानी पड़ेगी? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जहाँ पे एक्सपीरियंस करेगा बच्चा कुछ, वहां पर फील्ड स्टडीज में आपको लर्निंग स्ट्रेटजी ये रखनी है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इन बायोलॉजिकल साइंस टीचिंग हेल्प्स टीचर्स टू। अब देखिए ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का भी टॉपिक हमने कॉमन क्लासेस वालों में किया है, पेडागोजी स्पेशल, पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ा है, वो पूरा देखिएगा, उससे कई तरह के 5 से 6 क्वेश्चंस आते हैं ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पर, ठीक है, तो अच्छे से जाके उनको जरूर देखिएगा। राइट ओनली फैक्चुअल क्वेश्चंस। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी किसके बारे में है? ऑब्जेक्टिव, वो जो है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में है, तो राइट ओनली फैक्चुअल क्वेश्चंस। प्लान एंड असेस हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, फोकस ओनली ऑन नॉलेज रिकॉल, या फिर अवॉइड इवेल्युएशन टास्क। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाता है कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी प्लान एंड असेस हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। पूरे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, जैसे हम कैप या ट्रिपल एच के नाम से भी जानते हैं, हैंड, हार्ट एंड हेड, ठीक है, तो ये सब डिटेल में हमने पढ़ा हुआ है, इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, बट ब्लूम्स टेक्सोनॉमी बायोलॉजिकल साइंस में हेल्प कैसे करती है टीचर्स को? प्लान करने में, एसेस करने में, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग बायोलॉजी? अब देखिए नॉट ओनली टीचिंग बायोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाना है बच्चे को, तो उसके लिए हमने ये प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग जो है मेथड्स आपको डिस्कस किए हैं पेडागोजी वाली क्लास में, ठीक है। तो प्रोसीड फ्रॉम नोन टू अननोन, proceed from abstract to concrete, proceed from simple to complex, proceed from whole to parts। तो जिन्होंने भी देखा है वो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट में जाते हैं, न कि एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, तो ये नॉट में आ जाएगा, ठीक है। मीन्स अमूर्त से ठोस की ओर, मूर्त से ठोस की ओर, मतलब ठोस से क्या कहेंगे, अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त, मीन्स जो सबसे पहले सामने प्रेजेंट है, कॉन्क्रीट है, उसको हम बताएंगे, देन हम लोग एब्स्ट्रैक्ट जो नहीं प्रेजेंट है उसकी बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हार्बिट्रेरियन अप्रोच टू लेसन प्लानिंग इंक्लूड्स ऑल द फॉलोइंग स्टेप्स। अब देखिए हार्बिट्रेरियन लेसन प्लान अगेन हमने जो है पेडागोजी स्पेशल क्लास में किया हुआ है, तो ध्यान से समझ लीजिए। प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, प्रिपरेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है, ये लेसन प्लान का स्टेप्स में नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अ बायोलॉजी टीचर यूजेस अ मॉडल टू डेमोन्स्ट्रेट द ह्यूमन हार्ट, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब देखिए डिमॉन्स्ट्रेट द मॉडल, दिस मीन्स लेक्चर मेथड नहीं, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ओके। क्वेश्चनिंग टेक्निक नहीं है, लेबोरेटरी मेथड में नहीं आएगा। क्लियर?
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। Which of the following evaluation helps in providing feedback during learning process? अब evaluation का भी tools and techniques of evaluation पूरा एक क्लास किया हुआ है, ठीक है। मैं इसलिए बार बार बोलती हूँ क्योंकि इतना बोलने के बाद भी कई लोग मुझे मैसेज करते हैं कि मैम इसकी क्लासेस करवा दीजिए, पेडागोजी ऑफ इसकी क्लासेस करवा दीजिए, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज क्लासेस वो फिर भी मुझसे बोलते हैं करवाने को। इसीलिए मैं बार बार बताती हूँ आपको कि वो क्लासेस आप सबके लिए इक्वली बेनिफिशियल हैं, ठीक है। समटेटिव, अब देखिए फीडबैक ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, इवैल्यूएशन हेल्प्स, किस में हेल्प करता है, कौन सा इवैल्यूएशन हेल्प करता है हमें, फीडबैक ड्यूरिंग द लर्निंग, जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रहा होता है तो कौन सा होता है, समटेटिव, टर्मिनल, डायग्नोस्टिक या इवैल्यूएशन। देखिए समटेटिव एट द एंड ऑफ द टर्म होता है, टर्मिनल अगेन टर्म एग्जाम होता है, डायग्नोस्टिक इज फॉर अगर कोई डिफिकल्टी है बच्चे को टीचिंग लर्निंग में, कोई वीकनेस है उसके लिए डायग्नोस करने के लिए होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। फीडबैक देने के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव इन टीचिंग बायोलॉजी। कॉग्निटिव मीन्स ज्ञान, मीन्स आपका माइंड से रिलेटेड कौन सा ऑब्जेक्टिव है, माइंड के ज्ञान से आप ऐसा बनेंगे, संज्ञानात्मक, मेंटल। ड्राइंग डायग्राम्स, आइडेंटिफाइंग प्लांट्स पार्ट्स, शोइंग रिस्पेक्ट फॉर नेचर या क्लीनिंग लेबोरेटरी इक्विपमेंट। अब कॉग्निटिव क्लीन, देखिए हमने अगेन मैं बात करूंगी कि पूरे सबकी बात की है, कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर, यानी यहाँ पर आता है हेड, यहाँ पर आता है हार्ट और यहाँ पर आता है हैंड। अब अगर हम क्लीनिंग लेबोरेटरी इक्विपमेंट कर रहे हैं मीन्स हैंड का यूज कर रहे हैं, साइकोमोटर डोमेन की बात हो रही है। शोइंग रिस्पेक्ट फॉर नेचर मीन्स हम लोग अफेक्टिव डोमेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ड्राइंग डायग्राम्स अगेन हम हाथ का यूज करेंगे, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि आइडेंटिफाइंग प्लांट पार्ट्स, ये हम अपने दिमाग से आइडेंटिफाई करेंगे। सो कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आ जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द बेस्ट वे टू एसेस साइकोमोटर स्किल्स इन बायोलॉजी इज थ्रू ओरल टेस्ट, रिटन टेस्ट, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन या वाइवा वाइज। तो अभी अगर आपको साइकोमोटर डोमेन जो है स्किल अगर आपको टेस्ट करनी है तो इसमें से आप किस मेथड से टेस्ट करेंगे जो बेस्ट होगा आपके बायोलॉजी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, प्रैक्टिकल करवाएंगे तो वहां पर साइकोमोटर स्किल्स का ज्यादा यूज होगा, हैंड वाला पार्ट, ठीक है, मीन्स फिजिकली आप ज्यादा बच्चा ज्यादा एक्टिव होगा। बायोलॉजिकल साइंस मेनली कंसर्न विद किस फिनोमिना, फिजिकल फिनोमिना, केमिकल इक्वेशंस, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर लाइफ प्रोसेसेस एंड नॉन लिविंग मैटर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, नॉन लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर लाइफ प्रोसेसेस। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए कंस्ट्रक्टिव बायोलॉजी क्लासरूम, तो कंस्ट्रक्टिव का मतलब मैंने अभी आपको समझाया था, पैसिव एंड टीचर सेंटर्ड, बेस्ड ऑन लेक्चर ओनली, बिल्ट अप स्टूडेंट्स प्रायर नॉलेज, लिमिटेड टू टेक्स्ट बुक। सो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, बिल्ट अपॉन स्टूडेंट्स प्रायर नॉलेज, बच्चे की कंस्ट्रक्शन, बच्चा खुद उसके पास खुद एबिलिटी है अपने ज्ञान को कंस्ट्रक्ट करने की, बस उसको हमें फैसिलिटेट करना है। दिस मीन्स बिल्ट अपॉन स्टूडेंट्स प्रायर नॉलेज, जो उसका पूर्व ज्ञान है उसी के ऊपर कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम चलती है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज बेस्ट सूटेड फॉर डायग्नोसिंग लर्निंग डिफिकल्टी। अब लर्निंग डिफिकल्टी को यूज करने के लिए एनुअल एग्जाम, यूनिट टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट या क्लास टेस्ट। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है हमारा, डायग्नोस्टिक टेस्ट। ओके, तो डायरेक्ट क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स प्रमोट साइंटिफिक एटीट्यूड्स इन स्टूडेंट्स। साइंटिफिक एटीट्यूड किससे हेल्प होगा, मेमोराइजिंग फैक्ट्स, फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, एनकरेजिंग क्वेश्चंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन या रिपीटिंग डेफिनेशंस। तो वी ऑल नो दैट ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। साइंटिफिक एटीट्यूड कब बच्चे में आएगा, जब आप इनकरेज करेंगे क्वेश्चनिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन के लिए। ओके, क्योंकि साइंटिफिक का मतलब ये साइंटिफिक टेम्पर वही होता है जहां पर आप इन क्वेश्चन कर सकें कि ऐसा क्यों है और फिर उस क्वेश्चन के लिए आंसर आप ढूंढें। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18, लेसन प्लान। अगेन ये पेडागोजी स्पेशल क्लास का टॉपिक है। इज बायोलॉजी शुड इंक्लूड, क्या इंक्लूड करना चाहिए, ऑब्जेक्टिव, कंटेक्ट, एक्टिविटीज ओनली, ऑब्जेक्टिव, टीचिंग एड्स, होमवर्क ओनली, ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, मेथड, एड्स, इवैल्यूएशन ओनली या फिर टेक्स्ट बुक कंटेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट, मेथड, एड्स, इवैल्यूएशन ओनली, सारी चीजें यहाँ पर इंक्लूड हो जाती हैं एक लेसन प्लान के अंदर में। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ आईसीटी इन बायोलॉजी टीचिंग। कौन सा एडवांटेज नहीं है हमें बताना है, इनहेंस विजुअलाइजेशन, प्रोवाइड इंस्टेंट फीडबैक, रिड्यूस स्टूडेंट एंगेजमेंट या फिर मेक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स कॉन्क्रीट।
तो हम सभी देख सकते हैं रिड्यूस स्टूडेंट इंगेजमेंट, ये कोई उसका हम लोग इसलिए एडवांटेज नहीं है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अगेन आ गया, द टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स वाज डेवलप्ड बाय ब्लूम, पियाजे, वाइगोत्स्की, ब्रूनर। सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ब्लूम। नेक्स्ट आते हैं, द ह्यूरिस्टिक मेथड इन बायोलॉजी टीचिंग इज बेस्ड ऑन। तो टीचिंग मेथड्स वाली जो क्लास है उसमें हमने सारे मेथड्स किए हैं। ह्यूरिस्टिक मतलब होता है खोज, कि कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं व्हाट इज विच फ्रॉम विच वर्ड इट इज डिस्कवर मीन्स डेराइव्ड। सो ह्यूरो का मीनिंग क्या होता है, टू फाइंड आउट या डिस्कवरी। तो वी कैन सी मेमोराइजेशन नहीं, डिस्कवरी एंड सेल्फ लर्निंग। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, टीचर एक्सप्लेनेशन एंड टेक्स्ट बुक लर्निंग नहीं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, द लेबोरेटरी मेथड हेल्प्स इन डेवलपिंग स्पीकिंग स्किल्स, रोड मेमोरी, साइंटिफिक एटीट्यूड एंड स्किल एंड आर्टिस्टिक टैलेंट। सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, साइंटिफिक एटीट्यूड एंड स्किल्स। विच मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर टीचिंग क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब क्लासिफिकेशन, फील्ड ट्रिप मेथड, लेक्चर मेथड, रोल प्ले मेथड, डिक्टेशन। तो आप सभी समझ गए होंगे अभी तक कि बच्चे को एक्टिव किस में रहेगा, जब उसको फील्ड ट्रिप कराएंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, टीचिंग क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वी शुड यूज फील्ड ट्रिप मेथड। क्लियर। नेक्स्ट थिंग, की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। अब ये मेथड भी हमने किया है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होता है, जहां पर बच्चे को रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका समझाया जाता है, वैसे पढ़ाया जाता है। मीन्स प्रॉब्लम दी जाएंगी और वो सॉल्व करेगा, कोशिश करेगा। रोट मेमोराइजेशन नहीं, रियल लाइफ एप्लीकेशन। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाए, वन वे टीचिंग एंड पैसिव लर्निंग नहीं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द स्पाइरल अप्रोच इन करिकुलम। अब स्पाइरल अप्रोच करिकुलम में क्या होती है, ये भी हमने किया है करिकुलम वाले वीडियो में। ठीक है, अवॉइड रिपीटेशन एट इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, यूज ओनली सिंपल कंटेंट या टीचर्स टॉपिक ओनली। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, एट इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। उसको बोलते हैं स्पाइरल अप्रोच। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि मान लीजिए पहले हम एक टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में हम सिर्फ बच्चे को पहले बताते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर लेता है और सनलाइट और क्लोरोफिल से वो बनाता है। ये हमने पहले फोर्थ ग्रेड में, थर्ड ग्रेड में बना दिया। पहले तो हमने न्यूट्रिशन बताया फोर्थ ग्रेड में, देन फिफ्थ में हमने फोटोसिंथेसिस भी बताया, और फिर सिक्स में जाके हमने उसकी इक्वेशन भी बता दी कि 6CO2 प्लस 6H2O गिव्स C6H12O6। ठीक है, तो ये पूरा जो है, तो दिस मीन्स क्या हो रहा है, ये एक स्पाइरल अप्रोच है कि हम फोर्थ फिफ्थ सिक्स यहाँ तक सेवेंथ में भी बता रहे हैं फोटोसिंथेसिस, बट अब उसका जो है लेवल अप करते जा रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड स्पाइरल अप्रोच। टीम टीचिंग इन बायोलॉजिकल एनहेंसेस। टीम टीचिंग की भी हमने क्लास करी है, वो टॉपिक भी किया है। इंडिविजुअल लर्निंग ओनली, मोनोलॉग लेक्चर्स, कोलैबोरेटिव लर्निंग एंड एक्सपोजर्स टू मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, या टेक्स्ट बुक कंप्लीशन ओनली। सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। Which of the following in a ICT tool is most effective for visualizing complex biological processes? तो टेक्स्ट बुक्स, पावर पॉइंट स्लाइड्स, एनिमेशन सिमुलेशन, या फिर चॉक एंड बोर्ड। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, एनिमेटेड सिमुलेशन। ठीक है, जहाँ पर एनिमेशन के थ्रू अगर हम बच्चों को, आजकल देखते हैं छोटे छोटे वीडियोस यूट्यूब पे पड़े रहते हैं एक एक किसी किसी टॉपिक के लिए, ठीक है, तो वो पूरा एनिमेशन के थ्रू समझा देते हैं। दैट वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव वे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग डिजिटल माइक्रोस्कोप इन बायोलॉजी टीचिंग। They are cheaper than the traditional microscope. They provide real-time projection for grouping, viewing. They do not require electricity. They are difficult to maintain. तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होता है, दे प्रोवाइड रियल टाइम प्रोजेक्शन फॉर ग्रुपिंग व्यूइंग, ग्रुप व्यूइंग। तो रियल टाइम यहाँ पर प्रोजेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, विच ICT रिसोर्स कैन बेस्ट सपोर्ट द स्टूडेंट इन परफॉर्मिंग वर्चुअल। वर्चुअली परफॉर्म करने के लिए एक्सपेरिमेंट किससे कर सकते हैं, एजुकेशनल ऐप्स, ई बुक्स, साइंस जर्नल्स, या वर्चुअल लैब परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, वर्चुअल लैब परफॉर्मेंस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30th, विच ऑफ द प्लेटफॉर्म इज कॉमनली यूज्ड फॉर इंटरैक्टिव बायोलॉजी क्विजेस। तो MS वर्ड, काहोट, नोटपैड, या एक्सेल। सो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होता है, काहोट। ठीक है, इंटरैक्टिव बायोलॉजी क्विजेज अगर होते आपको अटेंड करनी है या सॉल्व करनी है, सो आप काहोट पे जाके कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, हाउ डज ICT इनहेंस स्टूडेंट एंगेजमेंट इन बायोलॉजी क्लास। by increasing textbook reading, by minimizing student teacher interaction, through multimedia content and interactive tools,
या फिर बाय रिड्यूसिंग क्लास पार्टिसिपेशन। तो पॉजिटिव देखना है कैसे इनहाउंस होती है, तो दिस मीन्स ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, थ्रू मल्टीमीडिया कंटेंट एंड इंटरेक्टिव टूल्स। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द रोल ऑफ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होगा यहाँ पर सिस्टम्स, ठीक है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जिसे LMS इन बायोलॉजी एजुकेशन, टू प्ले वीडियो ओनली, टू डिलीवर ट्रैक एंड मैनेज लर्निंग, टू रिकॉर्ड अटेंडेंस या टू रिप्लेस टीचर्स। तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, टू डिलीवर ट्रैक एंड मैनेज लर्निंग। लर्निंग मैनेजमेंट है तो लर्निंग को ही मैनेज करना है। Which of the following is the benefit of using YouTube in biology teaching? Distraction due to unrelated content, high quality visual explanation of biological concepts, limited access to content and expensive subscription needed. तो बेनिफिट बताना है तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, हाई क्वालिटी विजुअल एक्सप्लेनेशंस ऑफ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, विच सॉफ्टवेयर इज बेस्ट सूटेड फॉर क्रिएटिंग इंटरैक्टिव बायोलॉजी प्रेजेंटेशन? MS पेंट, MS पावर पॉइंट, नोटपैड या VLC मीडिया प्लेयर? तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाता है, MS पावर पॉइंट। ICT tools can help biology teacher by reducing the need for experiments, making abstract concepts easier to understand, eliminating student interaction या फिर avoid use of textbook। तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्लियर हो जाता है, मेकिंग एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ईजियर। जो एब्स्ट्रैक्ट हैं उनको ईजी करने में हेल्प करते हैं हमारे जो ICT टूल्स हैं। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। Which of the following ICT tool is used to display microscopic images on a screen for the whole class? ओवर माइक्रोस्कोपिक इमेजेस को यूज करते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर, चार्ट पेपर, स्लाइड प्रोजेक्टर या डिजिटल माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोपिक इमेज के लिए आता है डिजिटल माइक्रोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 36 देते हैं, विच इज द मेजर चैलेंज ऑफ ICT इन रूरल बायोलॉजी क्लासरूम? अब गांवों में ICT के लिए मेजर चैलेंज क्या है? लैक ऑफ टीचर्स, इनएप्रोप्रिएट सिलेबस, इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंटरनेट या फिर लैक ऑफ स्टूडेंट? तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, दिस इज इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंटरनेट। द बेस्ट ICT मेथड टू टीच स्ट्रक्चर ऑफ DNA, रीडिंग फ्रॉम बुक, showing 3D एनिमेशन और सिमुलेशन, ड्राइंग ऑन ब्लैक बोर्ड या फिर मेमोराइजिंग फैक्ट्स? तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, शोइंग 3D एनिमेशन और सिमुलेशन। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, हाउ कैन स्टूडेंट कोलैबोरेट यूजिंग ICT इन बायोलॉजी एजुकेशन? कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं? बाय डूइंग ग्रुप चैट्स, ड्यूरिंग क्लास बाय शेयरिंग नोट्स, वाया सोशल मीडिया या बाय एंगेजिंग इन डिस्कशन फोरम एंड शेयर डॉक्यूमेंट्स? तो ICT का यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, by engaging in a discussion forum and shared documents. Okay. Question number 48 देखते हैं, ICT help in differentiated learning in biology by providing the same video to all student. डिफरेंशिएटेड करना है तो सेम, अच्छा एक जैसे कुछ टर्मोलॉजी उसको भी समझ के रखा करिए। डिफरेंशिएटेड लर्निंग का मतलब यही है कि हर एक की नीड के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को यूज करके सिखाना। तो बाय प्रोवाइडिंग द सेम वीडियो टू ऑल स्टूडेंट्स इज नॉट कम इन द अंडर द अनडिफरेंशिएटेड लर्निंग, अलाउइंग लर्नर टू चूज लर्निंग पाथ एंड पेस, गिविंग द सेम होमवर्क टू ऑल, अवॉइड इंटरेक्शन। सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, अलाउइंग लर्नर टू चूज लर्निंग पाथ एंड पेस। डिफरेंशिएटेड लर्निंग का मतलब है कि हर कोई अपने अपने पेस से लर्निंग कर सके। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, वन ऑफ द बेस्ट यूजर्स ऑफ ICT फॉर बायोलॉजी असेसमेंट, यूजर्स नहीं होगा यूजेस होगा, मैनुअल करेक्शन ऑफ पेपर, यूज ऑफ ऑनलाइन क्विजेस एंड इंस्टेंट फीडबैक, टूल डिक्टेशन टेस्ट या फिर ट्रेडिशनल एग्जाम ओनली? तो ICT की अगर बात होती है तो यूज ऑफ ऑनलाइन क्विजेस एंड इंस्टेंट फीडबैक। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, which of the following is the primary purpose of assessment in biology education? प्राइमरी पर्पस क्या हो जाएगा? टू असाइन ग्रेड्स, टू evaluate the effectiveness of to evaluate the effectiveness of टीचिंग होगा यहाँ पर, मिसिंग है, टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ स्टूडेंट या कुड टू कंडक्ट रिसर्च, टू कंडक्ट रिसर्च होगा, टू कंडक्ट रिसर्च। ठीक है,
तो इसमें से कौन सा है प्राइमरी पर्पस? टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ स्टूडेंट, प्राइमरी पर्पस ऑफ असेसमेंट इन बायोलॉजी एजुकेशन। देखिए जब हम बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं उसके बाद हम असेसमेंट ले रहे हैं, तो अगर वहाँ पर प्राइमरी पर्पस इन 4 में अगर देखेंगे तो ग्रेड देना नहीं होता, इवैल्यूएट करना नहीं होता है कि इफेक्टिव कितनी टीचिंग है या रिसर्च एंड ऑल नहीं, प्राइमरी पर्पस इन 4 ऑप्शंस में हो जाएगा, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ स्टूडेंट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समेटिव असेसमेंट का टॉपिक हमने अपनी क्लास में किया हुआ है, पेडागोजी स्पेशल। In biology, primarily focus on daily student performance, providing immediate feedback, evaluate overall student performance at the end of the period. तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। क्लियर? आइडेंटिफाइंग लर्निंग डिफिकल्टी एंड ड्यूरिंग लेसन प्लान, ये नहीं होता, ये होता है हमारा डायग्नोस्टिक में, ये दोनों होते हैं हमारे फॉर्मेटिव में। What is the role of formative assessment in biology? To take final together exam together, feedback देते हैं हम इसमें on student understanding throughout the course, ठीक है? To evaluate teacher performance, to assess administrative efficiency, nothing. ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। विच टाइप ऑफ असेसमेंट इज मोस्ट सुटेबल फॉर चेकिंग लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग इन बायोलॉजी? लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग के लिए कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा? अ क्विज आफ्टर एवरी चैप्टर, अ फाइनल एग्जाम एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर, अ प्रोजेक्ट दैट स्पैन्स द एंटायर कोर्स, या फिर सिंगल मल्टीपल चॉइस टेस्ट। सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक प्रोजेक्ट दे देना जहाँ बच्चा कुछ एक्टिविटी करेगा, कुछ करके सीखेगा, ठीक है? तो प्रोजेक्ट दे देना जिससे पूरा एंटायर कोर्स एक उसमें आ जाए, दैट इज द बेस्ट वे चेकिंग लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑथेंटिक असेसमेंट इन बायोलॉजी? मल्टीपल चॉइस टेस्ट, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, लैब एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रेजेंटेशन, या ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन। तो इसमें जो है ऑथेंटिसिटी कहाँ पर आएगी? जब आप बच्चे को लैब एक्सपेरिमेंट ही करा लो आप उस कॉन्सेप्ट से, तो ऑथेंटिक असेसमेंट हो जाएगा एंड प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। अ कॉमन मेथड ऑफ इवेलुएटिंग प्रैक्टिकल स्किल्स इन बायोलॉजी, रिटर्न, ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग लैब वर्क, रीडिंग असेसमेंट, या वीडियो एनालिसिस। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग लैब वर्क। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। हाउ डज पीयर असेसमेंट बेनिफिट्स बायोलॉजी स्टूडेंट? पीयर का असेसमेंट मीन्स जो बच्चे, जैसे कई बार क्लास में होता है कि आप इसकी कॉपी चेक करेंगे, एक छोटा सा क्लास टेस्ट लिया टीचर ने, उसके बाद ये होता है कि नहीं हर कोई एक दूसरे की कॉपी चेक करेगा, उसे बोलते हैं पीयर असेसमेंट। It allows teacher to evaluate students more effectively. It encourages collaborative learning and critical thinking. It reduces the need for the teacher environment involvement. या it limits the assessment process. तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। It encourages collaborative learning and critical thinking. Clear? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ यूजिंग रूब्रिक इन बायोलॉजी असेसमेंट? रूब्रिक इज ए काइंड ऑफ असेसमेंट की टेक्निक है जहां पर बहुत ही क्लियर क्राइटेरिया के थ्रू असेसमेंट किया जाता है। तो दे प्रोवाइड एन ईजी वे टू ग्रेड स्टूडेंट, दे एंजॉय स्टूडेंट्स आर ग्रेडिंग अकॉर्डिंग टू क्लियर, दे इंश्योर होगा यहाँ पर इंश्योर, ठीक है करेक्ट कर लेंगे। स्टूडेंट आर ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू क्लियर क्राइटेरिया, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दे एलिमिनेट सब्जेक्टिव ग्रेडिंग, नहीं। दे सिंप्लीफाई एग्जाम क्रिएशन, नहीं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू असेस हायर ऑर्डर थिंकिंग इन बायोलॉजी स्टूडेंट? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, केस स्टडी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, फिल इन द ब्लैंक्स एक्सरसाइज, या ट्रू एंड फॉल्स। सो केस स्टडी दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग करवाइए, ब्रेन स्टॉर्मिंग कराइए, या फिर प्रोजेक्ट मेथड कराइए। सारे मेथड्स एंड ऑल हमने डिस्कस किए कि इसमें हायर ऑर्डर थिंकिंग बच्चे की डेवलप होती है, तो क्लास में आप देखेंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 51। इन ए बायोलॉजी एग्जाम विच ऑफ दीज वुड बी कंसीडर्ड अ वैलिड इवैल्यूएशन टूल्स? सब्जेक्टिव ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस, स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिकल असेसमेंट, सिंपल रिकॉल फैक्ट्स, या फिर पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन। तो वैलिड एवेल्युएशन टूल अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है हमारा स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिकल असेसमेंट। अब अगर वैलिड इवैल्यूएशन टूल की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिकल असेसमेंट जो है वो हमारा एक वैलिड इवैल्यूएशन टूल होगा, ठीक है। पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन में वैलिडिटी की बात नहीं है। रिकॉल फैक्ट में अगेन उतना इवैल्यूएशन मतलब उस तरह से वैलिडिटी यहाँ पर नहीं होगा। वैलिड का मतलब है वैलिडिटी, और ये भी हमने अपनी एग्जामिनेशन क्लास में जो है डिस्कस किया है। रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ये सब गुड टेस्ट में जो कुछ है तो आप क्लास में देखिएगा। What does diagnostic assessment in biology aim to identify? Overall performance, strength of students, learning gaps and misconceptions before instruction begin,
या फिर टीचर इफेक्टिवनेस। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, लर्निंग गैप्स एंड मिसकंसेप्शंस बिफोर इंस्ट्रक्शन बिगिन। डायग्नोसिस असेसमेंट है, रेमेडियल टीचिंग है, वी ऑल हैव डन इन द pedagogy special class. The main objective of using a portfolio in biology education: keep track of grades only, assess long term student progress and development, over time replace traditional test and exams, या फिर focus on practical skills alone। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो है पोर्टफोलियो का काम क्या होता है, एसेस लॉन्ग टर्म स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। पोर्टफोलियो में बच्चे की पूरी ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म एक प्रोग्रेस होता है, इस रिपोर्ट कार्ड बन के तैयार होता है, उसमें पोर्टफोलियो उसे बोलते हैं। हाउ कैन टेक्नोलॉजी इंप्रूव असेसमेंट इन बायोलॉजी? बाय मेकिंग मैनुअल ग्रेडिंग ईजियर, बाय ऑफरिंग इंस्टेंट फीडबैक एंड इंटरैक्टिव असेसमेंट्स, बाय लिमिटिंग द टाइप्स ऑफ असेसमेंट्स अवेलेबल, या बाय एलिमिनेटिंग स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, बाय ऑफरिंग इंस्टेंट फीडबैक एंड इंटरैक्टिव असेसमेंट। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन शुड बी इवैल्यूएट स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस? फैक्ट रिकॉल क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन क्वेश्चंस, ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस एंड मेमोराइजेशन बेस्ड क्वेश्चंस। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन क्वेश्चंस। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। व्हाट इज वन डिसएडवांटेज ऑफ रिलाइंग सोलली ऑन रिटन टेस्ट फॉर बायोलॉजी? क्या डिसएडवांटेज होगा अगर सोलली हम लोग रिटन टेस्ट पर ही रहेंगे असेसमेंट के लिए? इट असेस प्रैक्टिकल स्किल्स इफेक्टिवली। ऑब्वियसली रिटन में प्रैक्टिकल असेस नहीं होता। इट मे नॉट इवेल्युएट अ स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड रियल एप्लीकेशन। यस, नहीं हो सकता। इट इज ईजी टू ग्रेड, इट फोकस ऑन हायर ऑर्डर थिंकिंग। तो हमें डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो यहाँ पर डिसएडवांटेज क्या होगा, इट मे नॉट इंक्लूड अ स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन रियल लाइफ एप्लीकेशन। तो ये डिसएडवांटेज है। प्रैक्टिकल स्किल्स इफेक्टिवली की बात ही नहीं आती। ये सारे रॉन्ग हो जाएंगे। आपको बताना है व्हाट इज द डिसएडवांटेज। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज? ये टॉपिक भी हमने अपनी पेडागोजी वाली क्लास में किया है। OER इसको बोलते हैं, कहीं कहीं खाली फुल फॉर्म ही पूछ देते हैं। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, फ्री टेक्स्ट बुक ओनली, पेड ऑनलाइन कोर्सेज, फ्रीली एसेसिबल टीचिंग लर्निंग एंड रिसर्च मटेरियल्स, या फिर प्रिंटेड लेक्चर नोट्स। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ओपन एजुकेशनल रिसोर्स मीन्स फ्रीली एसेसिबल टीचिंग लर्निंग एंड रिसर्च मटेरियल। Excuse me. Question number 58 देखते हैं। Which license is most commonly associated with OER? Creative Commons, Copyright, Patent या Trade Secret? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, क्रिएटिव कॉमन्स, बिकॉज दिस इज फॉर ऑल। यहाँ पर कोई भी कॉपीराइट नहीं, कंटेंट नहीं है, पेटेंट नहीं है, ट्रेड सीक्रेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ OER? प्रॉफिट जनरेशन, इंक्रीजिंग एजुकेशनल एसेट्स एंड इक्विटी, लिमिटिंग कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, या प्रमोटिंग एक्सक्लूसिव एजुकेशनल कंटेंट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट होता है, इंक्रीजिंग एजुकेशनल एसेट्स एंड इक्विटी। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली एन एग्जांपल ऑफ OER? पब्लिक डोमेन वीडियो, फ्री एजुकेशनल एप्स, पेड एकेडमिक जर्नल्स, या फिर ओपन टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है? तो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन हो जाएगा, पेड नहीं होता है। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज आर फ्री, सो ये दीज आर नॉट पेड एकेडमिक जर्नल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 करते हैं। 5R ऑफ OER में क्या आता है? रीयूज, रिवाइज, रिमिक्स, रिस्प्लिट, या रिटेल। तो यहाँ रिटेल नहीं, रिटेन है, तो करेक्ट कर लीजिएगा और ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। What does MOOC stand for? MOOC is मैसिव ऑनलाइन ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। इसको भी हमने अपनी क्लास में किया हुआ है। Which of the following platform is widely known for offering MOOCs? So this is Coursera, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए। MOOCs या MOOC characterized by restricted access, limited enrollment, scalability and openness, या high courses fee। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होता है, स्केबिलिटी एंड ओपननेस। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ एन एसोसिएटेड विथ MOOC? लिमिटेड रेट्स, हाई कॉस्ट, लो कंप्लीशन रेट्स, या फिर एक्सक्लूसिविटी। तो यहाँ पर आ जाता है लो कंप्लीशन रेट्स। ठीक है, कंप्लीशन थोड़ा लोग कम करते हैं, बिकॉज वही है कि अगर आपको फ्रीनेस मिल गई है कि आप कर सकते हैं, तो लोग दूसरी चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, कभी कभी कंप्लीट नहीं हो पाता।
व्हाट डज कंटिन्यूअस इन सीसीई, तो सीसीई का टॉपिक कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेलुएशन का पूरा टॉपिक किया हुआ है हमने, तो क्लास में आप समझेंगे। यहाँ पर हम आते हैं आंसर पे जाते हैं। रेगुलर समेटेटिव टेस्ट, कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन एंड पीरियोडिक असेसमेंट, असेसमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर ओनली, या फिर एनुअल बोर्ड एग्जामिनेशन। तो कंटिन्यूअस का मीन्स होता है कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन एंड पीरियोडिक असेसमेंट। The comprehensive aspect of CCE cover only academic skills, only physical development, both scholastic and co-scholastic areas, या फिर only homework completion। तो C ऑप्शन करेक्ट होता है, both scholastic and co-scholastic areas। Which of the following is key feature of CCE? Rote memorization, emphasize on one final exam, holistic development of the learner, या fixed grading system for all students। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर। नेक्स्ट देख लेते हैं, सीसीई वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। अब सीसीई कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन किस एजुकेशनल बोर्ड ने किया था, तो दिस इज सीबीएसई, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ सीई? टू इंक्रीज एग्जाम स्ट्रेस, टू इवैल्यूएट ओनली फाइनल एग्जाम्स, टू असेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट डेवलपमेंट, या टू फोकस ओनली ऑन टेक्स्ट बुक। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, टू असेस ऑल एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन डेवलपमेंट। 70 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। चलिए मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 71। अंडर CCE formative assessment includes only written tests, observation, quizzes, projects and oral works, final exams या grading of textbook। तो जैसा कि हमने बताया कि फॉर्मेटिव असेसमेंट आपका फीडबैक के लिए होता है, टीचिंग लर्निंग पर जो प्रोसेस है उसी के दौरान होता है। तो दिस मीन्स ऑप्शन बी, ऑब्जर्वेशन, क्विजेस, प्रोजेक्ट्स एंड ओरल वर्क। Summative assessment in CCE is conducted once in 3 years at the end of the year only, periodically to evaluate learning या every week। So option B, at the end of the year only। One advantage of CCE is high pressure on students, neglect of scholastic areas, reduction of stress and anxiety या emphasis on punishment। तो advantage क्या है? ऑप्शन सी, reduction of stress and anxiety। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। Which of the following is tool is not used in CCE? कौन सा नहीं होता? पोर्टफोलियो, एनेक्टेडोटल रिकॉर्ड्स, ओरल टेस्ट या बोर्ड एग्जाम ओनली। तो बोर्ड एग्जाम ओनली नहीं होता, ठीक है। सो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, CCE प्रमोट्स विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग मेथड्स? पैसिव लर्निंग, कॉम्पिटिटिव लर्निंग ओनली, एक्टिव एंड पार्टिसिपेटिव लर्निंग या फिर मेमोराइजेशन बेस्ड लर्निंग। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, एक्टिव एंड पार्टिसिपेटिव लर्निंग। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ डायग्नोस्टिक टीचिंग? टू ग्रेड स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन फाइनल एग्जाम, टू आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टीज और गैप्स, टू डिसिप्लिन स्टूडेंट्स या फिर टू कंप्लीट द सिलेबस अर्ली। सो हमने ये टॉपिक किया हुआ है, टू आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टीज और गैप्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेमेडियल टीचिंग आ गया है, इस टॉपिक को भी हमने अपनी पेडागोजी स्पेशल क्लास में किया हुआ है। रेमेडियल टीचिंग इज बेस्ट डिस्क्राइब एज रीटीचिंग एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स, reteaching the entire curriculum, providing targeted support to overcome learning gaps या फिर conducting OLING assessment। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है कि after diagnostic test we do remedial teaching on the basis of whatever we have diagnosed। Okay, so providing targeted support to overcome learning gaps। Diagnostic tests are usually conducted after the annual exams to find strengths of a student only, बिफोर टीचिंग और आफ्टर नोटिसिंग लर्निंग इश्यूज एट द एंड ऑफ द कोर्स। सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, बिफोर टीचिंग और आफ्टर नोटिसिंग लर्निंग इश्यूज। जब हमें दिखता है कि बच्चे को कहीं टीचिंग लर्निंग में दिक्कत आ रही है लर्निंग प्रोसेसेस में, देन वी डू डायग्नोस टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेमेडियल टीचिंग? कौन सा नहीं है? इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन, सेम पेस फॉर ऑल लर्नर, फोकस ऑन स्पेसिफिक लर्निंग प्रॉब्लम्स या एम्फेसिस ऑन इम्प्रूवमेंट। तो देखिए कौन सा नहीं है, तो सेम पेस फॉर ऑल लर्नर नहीं होता, क्योंकि हम लोग रेमेडियल टीचिंग उन्हीं बच्चों को देते हैं जिनमें हमें जिस काइंड ऑफ वीकनेस दिखाई पड़ती है, जहाँ भी जो लर्निंग गैप है, ठीक है। तो इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन एक टर्म होता है, उसका मतलब होता है कि इंडिविजुअल की नीड के अकॉर्डिंग हमें उसको पढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, अ की प्रिंसिपल ऑफ डायग्नोस्टिक टीचिंग क्या हो जाएगा? पनिशमेंट स्टूडेंट फॉर मिस्टेक्स, इग्नोरिंग एरर इन लर्निंग, आइडेंटिफाइंग एनालाइजिंग एरर फॉर टू मॉडिफाई टीचिंग या टीचिंग विद ओनली लेक्चर मैटर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, आइडेंटिफाई करना, एनालाइज करना बच्चों की एरर्स को, देन उनको टीचिंग अपनी टीचिंग को मॉडिफाई करना। रेमेडियल टीचिंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन स्टूडेंट्स आर टॉट इन लार्ज ग्रुप, इट इज जनरलाइज्ड एंड नॉट टेलर्ड, इट एड्रेसेस इंडिविजुअल नीड्स या फिर इट फॉलोज द स्टैंडर्ड करिकुलम।
तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, इट एड्रेसेस इंडिविजुअल लर्नर नीड। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, विच टूल इज कॉमनली यूज्ड इन डायग्नोस्टिक टेस्ट, एनडीए ऑफ ईयर एग्जाम, ग्रुप डिस्कशन, डायग्नोसिस टेस्ट और टीचिंग है यहाँ पर, एरर एनालिसिस और मल्टीपल चॉइस कॉम्पिटिशन। सो ऑप्शन सी डायग्नोस्टिक टेस्ट और एरर एनालिसिस। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन रेमेडियल टीचिंग? अब सबसे पहला अगर आपको रेमेडियल टीचिंग करनी तो पहला स्टेप क्या होगा? गिव होमवर्क, फाइनल असाइनिंग फाइनल ग्रेड्स, आइडेंटिफाई द लर्निंग डिफिकल्टी या प्रोवाइड ग्रुप। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होते हैं। आइडेंटिफाई करेंगे सबसे पहले कि व्हाट इज द लर्निंग डिफिकल्टी, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल प्लान द रेमेडियल टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट फोकस करता है किस पे? मेजरिंग ओवरऑल इंटेलिजेंस, एनालाइजिंग स्पेसिफिक एकेडमिक वीकनेसेस, अवॉइडिंग स्कॉलरशिप्स या कंपेयरिंग स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाता है, वी डू डायग्नोस्टिक टेस्ट टू एनालाइज स्पेसिफिक एकेडमिक वीकनेसेस या लर्निंग गैप्स। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे, रेमेडियल टीचिंग डिफर्स फ्रॉम रेगुलर टीचिंग बाय using more difficult content, ignoring individual differences, offering personalized and corrective instructions या फिर following the syllabus strictly। तो यहाँ पर हमारा आता है रेमेडियल टीचिंग डिफर होती है रेगुलर टीचिंग से, ऑफरिंग पर्सनलाइज एंड करेक्टिव इंस्ट्रक्शंस। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन। तो करिकुलम वाला पूरा टॉपिक हमने किया हुआ है। फंडामेंटल प्रिंसिपल इसका क्या होता है? रोट मेमोराइजेशन, फ्रेगमेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, कंटिन्यूटी एंड सीक्वेंस या एम्फेसिस ऑन एग्जाम ओनली। तो कंटिन्यूटी और सीक्वेंस में हम करिकुलम को डिजाइन करते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है करिकुलम में? टू द अरेंजमेंट ऑफ टॉपिक फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट, रिपीटिंग द सेम कंटेंट ईच ईयर, ऑर्गेनाइजिंग करिकुलम टॉपिक्स रेंडमली या फिर टीचिंग ऑल सब्जेक्ट्स एट वंस। सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? टू द अरेंजमेंट ऑफ टॉपिक्स फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट। विच प्रिंसिपल एम्फेसाइज द कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स। तो डिफरेंट सब्जेक्ट और टॉपिक के बीच के कनेक्शन को में कौन सा प्रिंसिपल होगा? प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, इंटीग्रेट कर देना। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे, अ वेल ऑर्गेनाइज्ड करिकुलम शुड बी, कैसा होना चाहिए? रिजिड एंड अनचेंजेबल, टीचर सेंटर्ड, ओनली फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेड टू लर्नर्स नीड या फिर फोकस ओनली ऑन कंटेंट। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। करिकुलम का पूरा टॉपिक डिस्कस किया है डीप में जाके, तो आप लोग वहाँ क्लास में इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी इन करिकुलम रिफर्स टू रिपीटेशन ऑफ अनरिलेटेड कंटेंट, लॉजिकल प्रोग्रेशन ऑफ लर्निंग ओवर टाइम, जंपिंग फ्रॉम टॉपिक टू टॉपिक या इग्नोरिंग लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, लॉजिकल प्रोग्रेशन ऑफ लर्निंग ओवर टाइम। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं, विच प्रिंसिपल इंश्योर दैट द करिकुलम कंटेंट इज एप्रोप्रिएट फॉर द लर्नर्स डेवलपमेंट। अब एप्रोप्रिएट है तो उसके लिए क्या? सीक्वेंस, रिलेवेंस, इंटरेस्ट या मैच्योरिटी। तो एप्रोप्रिएट कंटेंट अगर करिकुलम में है तो यहाँ पर बात आएगी मैच्योरिटी, ठीक है, कि किस लेवल पर एप्रोप्रिएट का मतलब है एज एप्रोप्रिएट, कि किस लेवल पर आप किस चीज को समझाएंगे। सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ के, फिर 9, 10, तो वो मैच्योरिटी पे आएगा, प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी। Team teaching promotes association of teachers, competition among teachers, collaboration in professional development या standardized instructions। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, कोलैबोरेशन इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस इन करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन, गिविंग मोर वेट टू साइंस देन विद ह्यूमैनिटीज, equal emphasis on different learning areas, cognitive, affective and psychomotor domains, avoiding physical education, focusing only theoretical knowledge। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। बैलेंस मीन्स तीनों चीज़ों में बच्चे का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमें लेके चलना है वो कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर तीनों पर इम्फेसिस होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। अब रेलेवेंस इन करिकुलम डिज़ाइन का मतलब क्या होता है? कंटेंट मैचेस लर्नर नीड एंड रियल लाइफ सिचुएशंस, एब्स्ट्रैक्ट कंटेंट ओनली, हिस्टोरिकल फैक्ट्स ओनली या फिर मेमोराइजेशन फॉर एग्जाम्स। तो रिलेवेंट का मतलब क्या होता है? वो कंटेंट जो बच्चे की रियल लाइफ से रिलेवेंट हो, हमें ऐसी चीजें पढ़ानी है बच्चे को जो उसकी नीड पर या रियल लाइफ सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रिंसिपल फोकसेस ऑन अलाइनिंग करिकुलम विद स्टूडेंट्स नीड्स एंड एक्सपीरियंसेस। तो कौन सा प्रिंसिपल होगा जो एक स्टूडेंट की नीड और एक्सपीरियंसेस पर फोकस करेगा? बैलेंस, कंटिन्यूटिव, सीक्वेंस या लर्नर सेंटर्ड। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, लर्नर सेंटर्डनेस। ओके,
क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं, माइक्रो टीचिंग इज अ प्रिंसिपल यूज फॉर। अब माइक्रो टीचिंग का टॉपिक भी हमने अपनी क्लास में किया हुआ है, पेडागोजी स्पेशल वाली, ठीक है। लार्ज ग्रुप इंस्ट्रक्शंस, टीचिंग यंग चिल्ड्रंस, डेवलपिंग स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स, या फिर कंडक्टिंग फाइनल टीचिंग एग्जाम्स। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। माइक्रो टीचिंग में हम लोग डेवलपिंग स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स की बात करते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं, वन मेजर फीचर ऑफ एक्शन रिसर्च। ये टॉपिक भी हमने अपनी पेडागोजी क्लास में किया है। आप देखेंगे एक्शन रिसर्च इज दैट, क्या है मेजर फीचर? इट इज थ्योरेटिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट, कंडक्टेड बाय एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स ओनली, प्रैक्टिकल एंड क्लासरूम बेस्ड, या फिर फंडेड बाय लार्ज ग्रांट्स। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है हमारा, प्रैक्टिकल एंड क्लासरूम बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की फीचर ऑफ माइक्रो टीचिंग? नो फीडबैक इज गिवन, टीचिंग अ स्मॉल यूनिट टू अ स्मॉल ग्रुप, टीचिंग अ फुल क्लास विथ फुल कंटेंट, या यूज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट ओनली। सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, टीचिंग अ स्मॉल यूनिट टू अ स्मॉल ग्रुप। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 99, द साइकिल ऑफ माइक्रो टीचिंग इंक्लूड्स प्लानिंग, टीचिंग, फीडबैक, रीटीचिंग। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। डीप में जाके हमने क्लासेस में डिस्कस किया है, तो आप वहां पर देखिएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, माइक्रो टीचिंग इज यूजफुल फॉर experienced teacher only, theory based learning only, practicing teaching skills in a controlled environment, and student with learning disability। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, प्रैक्टिसिंग टीचिंग स्किल्स इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। ओके, सो यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी हम लोग इस जो पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस के और भी एमसीक्यूज करेंगे, तो आगे आप प्लेलिस्ट को चेक करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और जो लोग भी पेड नोट्स परचेस करना चाहते हैं, वो learn2teachhub.com पे जाके पेड नोट्स परचेस कर लेंगे, ठीक है। एक मिनिमम सी फीस है, जितने में आप अगर इजी नोट्स एंड ऑल खरीद लेते हैं, फिर वहां पर आपको वो चीज़ें भी नहीं मिलती हैं। और बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि मैंने इजी नोट्स परचेस कर लिया, अब मैं क्या करूँ, उसमें मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।